चलिए अब गप बंद कर लिया जाए, पढ़ा जाए। गप करने वाले की ना सबसे अच्छा नौकरी मास्टर का। इतना उसको मौका मिलेगा ना गप करने का कि अजी आ जाएगा। बस पर जाते हुए गप, ट्रेन पे आते हुए गप, वहाँ स्कूल में बैठ के गप, जितना गप कर सकते हैं। हाँ, शूटर बीनते हुए गप। लेकिन समस्या इस बात का है कि अब जो बीपीएससी से भर्ती हो रहा है उसमें ज़्यादा समस्या है। लेकिन गप करने में कोई समस्या नहीं है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप स्कूल जाइए रोज, अब बैठ के आराम से गप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को आज पढ़ना है पृष्ठ तनाव के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? पृष्ठ तनाव के बारे में। तो समझते हैं, आराम शांत हो जाइए कि पृष्ठ तनाव है क्या। पृष्ठ तनाव के बारे में जानते हैं। तो पृष्ठ तनाव के बारे में हम कल भी चर्चा किए थे, लेकिन थोड़ा इसको विस्तार से आज बता देते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। खिड़की लगाओ जी, थोड़ा देर एसी चला देते हैं, बहुत सबका मूड ठीक हो जाएगा। अभी सब हम पे गुस्साया हुआ है, पैसा लिए हैं जो। ठंडा लग रहा है ना सौरभ? देखिए, समझदार लड़का है। अरे सब हमसे गुस्साया हुआ है, अभी सभी लोग से पैसा ले लिया है ना, इसीलिए। क्या हुआ? मारते नहीं नहीं जी, बोलते हैं। चलिए आइए पढ़िए पृष्ठ तनाव को, देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले अगर हम पृष्ठ तनाव की बात करते हैं तो यह गुण ठोस का है, द्रव का है कि गैस का है, यही आपके मन में बात आता है। तो यह जो गुण है केवल और केवल किसका है? द्रव का है। आपको अगर गप कीजिएगा तो सुन जाइएगा, इसलिए पिटा भी सकते हैं। यह गुण जो है, यह गुण किसका है? तो द्रव का है। इसका मतलब है कि पृष्ठ तनाव का जो गुण होगा केवल और केवल किस में आएगा? तो केवल और केवल द्रव में होगा, नहीं गैस में होगा, नहीं ठोस में होगा। यह पृष्ठ तनाव का गुण किस में पाया जाएगा? तो केवल और केवल यह पाया जाएगा, तो केवल याद रखिएगा द्रव में पाया जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। पृष्ठ तनाव कहते किसको? तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि कोई भी द्रव अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की चेष्टा करता है या न्यूनतम करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको दूसरे वे में, अगर हम इसको ये करें या आपको समझाएं, तो सबसे पहले आपको जानना है कि द्रव के मुक्त पृष्ठ, द्रव के मुक्त पृष्ठ हमेशा जो, अब मुक्त पृष्ठ समझाएंगे कि किसको कहते हैं, हमेशा जो है अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है। इसी को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। अरे अरे अरे, हो गया हो गया हो गया। चलिए आइए, अब हम बात करते हैं कि किसी द्रव्य का मुक्त पृष्ठ हमेशा अपने क्षेत्रफल को, हमेशा अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है, न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है, या न्यूनतम करना चाहता है, जो भी आप लिख लीजिए, करना चाहता है। द्रव के इस गुण को, द्रव के इस गुण को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इतना तो क्लियर है कि जो पृष्ठ तनाव है किसका गुण है? तो केवल और केवल द्रव का गुण है। किसी द्रव का मुक्त पृष्ठ हमेशा अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है। अब आपके मन में आना चाहिए कि सर मुक्त पृष्ठ किसको कहते हैं, ये भी हमको थोड़ा बता दीजिए। आपको जरा मुक्त पृष्ठ की ओर ले चलते हैं कि मुक्त पृष्ठ किसको कहते हैं। अगर ये कोई बर्तन है और इस बर्तन में अगर कोई लिक्विड भरा हुआ है, अगर कोई द्रव भरा हुआ है, तो अगर हम देखते हैं, अगर इस बर्तन में कोई द्रव भरा हुआ है और इस द्रव को हम इस प्रकार रखते हैं और इसको ऊपर वाले को हम ए मान लेते हैं, इसके बीच वाले को बी, और इसको सी और इसको डी, तो ऊपर वाले भाग को हम, ऊपर वाले भाग को मुक्त पृष्ठ कहते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? मुक्त पृष्ठ। सबसे ऊपरी सतह को जो है, ऊपरी सतह को जो है हम लोग क्या कहते हैं? ऊपरी सतह को हम लोग मुक्त पृष्ठ कहते हैं। ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? मुक्त पृष्ठ। और यही जो है ऊपर वाला सतह ही क्या करता है? नीचे वाला सतह से उसको कोई मतलब नहीं है। ऊपर वाला सतह ही चाहता है कि हम अपने आप को क्या करें? एकदम बिल्कुल न्यूनतम बना ले। और इसी का एक उदाहरण आपको बताते हैं कि कभी कभी क्या होता है, मुक्त ऊपर वाला जो सतह होता है, ऊपर जो मुक्त पृष्ठ होता है, अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने के दरमियान एक झिल्ली का निर्माण कर देता है, एक पतली झिल्ली का निर्माण कर देता है। इसलिए आप उदाहरण में देखते होंगे कि पतली सुई,
पानी में नहीं डूबता है, लेकिन आप पतली सुई को भी आप आसानी से रखेंगे तब। लेकिन अगर पतली सुई को अगर आप जोर से अगर उसको नीचे डुबाएंगे तो पतली सुई भी डूब जाती है। क्यों पतली सुई क्यों नहीं डूबती है? क्योंकि जो ऊपर का जो मुक्त पृष्ठ होता है वह क्या करता है, वो अपने गुण के कारण, मतलब ये क्या करता है कि अपने गुण के कारण ऊपर में एक झिल्ली का निर्माण कर लेता है। क्यों, कैसे झिल्ली का निर्माण करता है? जैसे कि मान के चलिए कि अगर इसको हम मान लिए इस बर्तन में लिक्विड भरा हुआ है और ये दोनों, एक अगर इस पे एक ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको हम ये आभासी ऊर्ध्वाधर रेखा कर लिए, अब इधर का लिक्विड करेगा कि हम थोड़ा सटेंगे, हम थोड़ा सटेंगे, इधर वाला लिक्विड कहेगा कि हम थोड़ा सिकुड़ेंगे, हम सिकुड़ेंगे, मतलब अपने क्षेत्रफल को क्या करेगा, न्यूनतम बनाने की कोशिश करेगा। और उस न्यूनतम बनाने की कोशिश करने के दरमियान वहाँ पे एक झिल्ली का निर्माण हो जाता है और यही झिल्ली उसको क्या कर लेता है, वही झिल्ली उसको रोकने का काम करता है। यही कारण होता है कि अगर हम बात करते हैं कि मच्छरों को देख, आप आगे पढ़ेंगे तो उदाहरण पढ़े होंगे कि मच्छर को आसानी से तैर, मतलब पानी पे आसानी से तैर जाता है, लेकिन केरोसिन तेल डालने के बाद मच्छर क्या होता है, उसमें डूब जाता है या मर जाता है। तो केरोसिन तेल डालने के बाद ये झिल्ली का निर्माण होना क्या होता है, बंद हो जाता है। इसके कारण ही क्या होता है कि वो मच्छर अंदर चला जाता है और मच्छर मर जाता है। तो पृष्ठ तनाव किस प्रकार का गुण है, तो इतना तो क्लियर है कि द्रव का गुण है। और किसी द्रव का मुक्त पृष्ठ हमेशा, मुक्त पृष्ठ किसको कहेंगे, ऊपरी सतह। तो हम मुक्त पृष्ठ को हम कह सकते हैं ना कि उसको ऊपरी सतह। तो उसका जो ऊपरी सतह है हमेशा अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की कोशिश करता है या चेष्टा करता है या न्यूनतम करना चाहता है द्रव की, उस गुण को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव में हमको नहीं लगता है कि कोई समस्या होना चाहिए। कि अगर हम कह सकते हैं कि नहीं, किसी द्रव का वह गुण, किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करना चाहता हो, जिसके कारण अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करना चाहता हो या न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता हो, उसको क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। या कह सकते हैं कि किसी द्रव का मुक्त पृष्ठ हमेशा अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है या न्यूनतम करना चाहता है, उस द्रव के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। और ऊपर वाला सतह ही हमेशा क्या होना चाहेगा, न्यूनतम होना चाहेगा। ऊपर वाला ही सतह क्या होगा, हमेशा न्यूनतम होना चाहेगा। और अपने हमेशा याद रखिएगा, द्रव का जो मुक्त पृष्ठ है वही जो हमेशा क्या करेगा, नीचे वाले सतह से उसको कोई लेना देना नहीं है। अब आता है कि पृष्ठ तनाव में गोलाकार ही क्यों होता है। कभी सुने हैं कि वर्षा की बूंदे त्रिभुजाकार हो गई, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। कभी सुने हैं जब भी होता है साबुन के बुलबुले गोलाकार त्रिभुजाकार के आयताकार हो गए, ऐसा सुने हैं? कभी नहीं। गोलाकार ही क्यों होता है, ये भी आपके मन में आना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं, मान के चलिए हम लिखते हैं त्रिभुज, आयताकार, त्रिभुजाकार लिख देते हैं, त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार। इन सबों में जो सबसे कम, मतलब न्यूनतम जिसका होगा, याद रखिएगा इस सबों में, पीछे वाला भी पंखा बंद कर दो, तो सबों में सबसे जो न्यूनतम घन मतलब आयतन होगा किसका होगा, तभी जितने भी हैं याद रखिएगा कि जितने भी हैं सबका आयतन क्या होगा, समान होगा। सबका आयतन, अगर आयतन निकालना हो तो क्या लिखते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लगभग सबका आयतन क्या होगा, समान होगा। लेकिन जो सबसे कम क्षेत्रफल लेने की कोशिश करेगा वो कौन लेगा, गोलाकार। सबसे कम क्षेत्रफल किसका होगा, तो सबसे कम क्षेत्रफल होगा गोलाकार का होगा। सबसे कम क्षेत्रफल जो होगा किसका होगा, तो याद रखिएगा सबसे कम क्षेत्रफल गोलाकार का होगा। और पृष्ठ तनाव वैसा ही गुण है जो क्या करता है, अपने आप को न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है। और गोलाकार का क्षेत्रफल कैसे कम होगा, इसको और अपने समझिए। कहीं आप लॉज में रह रहे होंगे, रूम में रह रहे होंगे, अब उस स्थिति में आपके घर से कोई आ गया या कोई विशेष मेहमान आपके घर में आने वाला, आप क्या करते हैं, कपड़ा को एकदम पूरा गोल बनाते हैं, फेंक देते हैं। कभी उसको चौकोर बना के फेंकेगा तो क्या करेगा, ज़्यादा स्पेस लेगा। त्रिभुजाकार बनाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा स्पेस लेगा। लेकिन गोल बनाने का मतलब क्या है कि वह न्यूनतम क्षेत्रफल ऑक्युपाई करता है। और पृष्ठ तनाव क्या है, पृष्ठ तनाव का मतलब ही है कि वो अपना क्या करता है कि अपने आप को गोलाकार, गोलाकार मतलब क्या है कि अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की कोशिश करता है। इसलिए पृष्ठ तनाव के गुण में हमेशा क्या होता है कि गोलाकार ही बनेगा, मतलब कि गोलाकार ही बनेगा। क्योंकि गोलाकार ऐसा ही चीज है कि जो अपने मतलब कि सबसे कम क्षेत्रफल को क्या करता है, ऑक्युपाई करता है। इसलिए हमेशा पृष्ठ तनाव के गुण में क्या होता है, गोलाकार ही बनता है। इसका उदाहरण है कि वर्षा की बूंदे गोलाकार होना चाहती है। और गोलाकार किस लिए होना चाहता है, क्योंकि गोलाकार जो है सबसे कम क्षेत्रफल ऑक्युपाई करता है। और पृष्ठ तनाव वैसा ही गुण है जो अपने क्षेत्रफल को क्या करता है, न्यूनतम मतलब कम से कम रखना चाहता है। वही गुण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव किसका गुण है, क्लियर हो जाएगा ना कि पृष्ठ तनाव किसका गुण है। तो पृष्ठ तनाव द्रव का गुण है। कि ठोस में लगेगा पृष्ठ तनाव, ठोस में नहीं लगेगा। गैस में लगेगा, नहीं लगेगा। अब हर सतह एक दूसरे को छोड़कर, जैसे कि ये हम सतह में ए बी सी डी बनाए थे, अभी फिर से बताते हैं। अच्छा, यहाँ पे नहीं, इसको बताते हैं अगले स्टेप में। इसमें ऐसे ही चलता है तो ऑटोमेटिक गर्मी लगने लगता है।
अब इसमें ए सतह है, बी सतह है, सी, और ये बताए कि पृष्ठ तनाव का गुण कहाँ लगेगा, तो ऊपर वाले सतह पे लगेगा या फिर इसको हम लोग मुक्त मुक्त पृष्ठ भी कह सकते हैं। इसके ऊपर कोई मतलब कि लेयर नहीं है तो इसको हम लोग मुक्त पृष्ठ भी कह सकते हैं। अब पृष्ठ तनाव का गुण इसके बीच में लगेगा, और हम बीच में अगर 1 मीटर की कोई काल्पनिक रेखा खींच देते हैं, 1 मीटर की काल्पनिक रेखा खींच देते हैं, काल्पनिक मतलब केवल अपने मन से आभासी ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसी हम कल्पना करते हैं। अब इस साइड वाला और इस साइड वाला जो द्रव होगा वो क्या करेगा, इस साइड वाला द्रव इधर खींचेगा, इस साइड वाला द्रव क्या करेगा, इधर खींचेगा, और अपने क्षेत्रफल को क्या करेगा, न्यूनतम करने की कोशिश करेगा। जैसे सिंपल सा बात है कि हर एक सतह एक दूसरे सतह को छोड़कर अपने आप को क्या करेगा, न्यूनतम होने की कोशिश करेगा, क्योंकि पृष्ठ तनाव वैसा ही गुण है जो अपने क्षेत्रफल को क्या करना चाहता है, न्यूनतम करना चाहता है, और न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है। इसी के कारण पृष्ठ तनाव में जो है तनाव की स्थिति हो जाती है। याद रखिएगा, इसी के कारण पृष्ठ तनाव में किसकी स्थिति हो जाती है, तनाव की स्थिति हो जाती है, और इस तनाव की स्थिति के कारण हम क्या बताए थे कि एक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। और इस तनाव की स्थिति को, पृष्ठ तनाव भी एक प्रकार का क्या है, पृष्ठ तनाव को भी अगर हम बात करते हैं तो यह भी एक प्रकार का क्या है, बल है। पृष्ठ तनाव भी क्या, अब एक दूसरे को अगर खींचेगा तो क्या है, एक प्रकार का बल लगा रहा है ना जी, अपने सतह को न्यूनतम करने की चेष्टा करता है। इसलिए देखिएगा आपको कि पृष्ठ तनाव बराबर होता क्या है, तो अगर हम पृष्ठ तनाव बराबर करते हैं तो बल बटा क्या कह सकते हैं, लंबाई कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बल बटा क्या कहेंगे इसको, लंबाई। बल को हम क्या कहते हैं, फोर्स। बल को हम क्या कहते हैं, फोर्स, याद रखिएगा। और इसको क्या बोलते हैं, लेंथ। अगर हम बल की बात करते हैं तो बल का मतलब मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। ध्यान रखिएगा कि बल का जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। अगर न्यूटन मीटर को और तोड़ेंगे तो इसको हम न्यूटन प्रति मीटर बोल सकते हैं जी, न्यूटन प्रति मीटर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, इसको हम न्यूटन प्रति मीटर नहीं कह सकते हैं। बल का मात्रक क्या था, न्यूटन। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। तो इसका जो एसआई मात्रक हो गया क्या हो गया, ध्यान रखिएगा, इसका जो एसआई मात्रक हो गया, याद रखिएगा, न्यूटन मीटर हो गया। और अगर इसका सीजीएस मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका जो सीजीएस मात्रक होता है डाइन सेंटीमीटर होता है, डाइन प्रति सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, डाइन। पृष्ठ तनाव का जो सीजीएस मात्रक होता है, पृष्ठ तनाव का जो सीजीएस मात्रक होता है डाइन प्रति सेंटीमीटर होता है। तक कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका बीमा निकालना चाहे तो बीमा भी निकाल देते हैं। अच्छा, न्यूटन का क्या था, न्यूटन का बीमा अगर निकाल रहे थे तो न्यूटन का बीमा क्या रहा था, mlt पर पावर -2 आ रहा था, mlt पर पावर -2। बल का क्या है बीमा, बल mlt पर पावर -2। अच्छा, मीटर को अगर बदलना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, एल। मीटर को बदलना चाहेंगे एल, एल से एल कट गया, क्या आ जाएगा, एम पर पावर mt पर पावर -2। इसका बीमा क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कि पृष्ठ तनाव का जो बीमा हो जाएगा mt पर पावर -2 हो जाएगा। एक बार और इसको समझा देते हैं कि पृष्ठ तनाव वर्ग क्या होता है, बल बटा लंबाई। बल को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स, और लंबाई को कहते हैं लेंथ। बल को किस में मापते हैं, तो याद रखिएगा, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, और लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर। तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर। उसका सीजीएस मात्रक क्या हो गया, डाइन प्रति सेंटीमीटर। अगर हम इसका बीमा निकालना चाहें तो न्यूटन को हम लिखते हैं mlt पर पावर -2, और मीटर को क्या लिखते हैं, एल। मीटर को क्या, मीटर का बीमा क्या है जी, एल। वही ना कथा, अगर हम एल से एल को कैंसिल करेंगे तो mt पर पावर -2 हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, शुरू क्लास जब हम बताए थे तो बोले थे कि रोज आएगा, और रोज आता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या हो गया, याद रखिएगा कि पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक हो गया, पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर। इसका जो सीजीएस मात्रक हो गया क्या हो गया, डाइन प्रति सेंटीमीटर। और इसका जो बीमा हो गया, याद रखिएगा, mt पर पावर -2। पृष्ठ तनाव, याद रखिएगा कि पृष्ठ तनाव हम क्या बोले कि जब न्यूनतम करने की चेष्टा करता है तो एक प्रकार का बल लगाता है। बल के किसके मतलब कि आभासी लाइन खींची, इसको क्या बोलेंगे, लंबाई हो गया। तो एक इसके लिए हम इसको पृष्ठ तनाव क्या कह सकते हैं, बल बटा लंबाई। बल बटा, बल को हम किससे मापेंगे, तो बल को मापते हैं हम लोग, याद रखिएगा, न्यूटन। मतलब बल का सही जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन, और लंबाई का क्या होता है, मीटर। दोनों को तोड़ दिए, केवल कुछ नहीं किया, हम केवल फॉर्मूला को यहाँ अगर हम और भी यहाँ भी लिख सके हैं कि न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन को हम लोग याद रखिएगा कि न्यूटन का बीमा क्या होता है। न्यूटन को ऐसे अगर और निकालना चाहिएगा तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना जी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको और तोड़ेगा तो कितना जाएगा, इसको अगर बीमा निकालिएगा तो एम एल टी पर पावर, इसका क्या हो जाएगा, एम एल टी पर पावर -2 होगा कि नहीं होगा, एम एल टी पर पावर -2। इसलिए न्यूटन का क्या हो गया, एम एल टी पर पावर -2। और इधर अगर मीटर की बात करते हैं तो क्या हो गया, लेंथ। इसलिए इसका बीमा निकल के क्या आ गया, एम टी पर पावर -2। अगर नहीं समझ में आता है तो एक ही उपाय है, अपना रट लीजिए। समझ में नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं, विषय आसान है, आप क्या समझिएगा, पहले से ही जानते हैं इसको। अब पृष्ठ तनाव के बारे में इतना हम लोग जान गए तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव का मात्रक भी जान गए। अब कभी कभी एक दो चीज का पूछ देता है कि पानी का पृष्ठ तनाव क्या होता है। पानी का
पृष्ठ तनाव क्या होता है। और एक और पूछता है पानी के साथ साथ इसका पारा का, हीरा का नहीं, पारा का, पारा का पृष्ठ तनाव क्या होता है। पानी का पृष्ठ तनाव क्या होता है, कोई जानते हैं कि पानी का पृष्ठ तनाव कितना होता है। तो पानी का कितना होता है, 72.9 इंटू 10⁻³ याद रखिएगा, 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर लिख सकते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका अगर हम बात करते हैं कि पानी का कितना होता है, मतलब पारा का कितना होता है, तो 486 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर होता है। ये क्या है, ये पानी का पृष्ठ तनाव है और ये पारे का पृष्ठ तनाव है। केवल ये दो को पूछा है एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा कि एक पानी का पृष्ठ तनाव और एक दूसरा क्या है, पारे का पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव क्या है, तो पृष्ठ तनाव बराबर हम क्या कह सकते हैं, पृष्ठ तनाव भी एक प्रकार का बल है। पृष्ठ तनाव ऐसा गुण है, द्रव का ऐसा गुण है जो अपने क्षेत्रफल को क्या करता है, न्यूनतम करने की कोशिश करता है, और न्यूनतम करने के समय में कुछ ना कुछ बल लगाएगा। इसलिए पृष्ठ तनाव बराबर क्या हो जाता है, बल बटा लंबाई। बल बटा क्या हो जाता है, लंबाई। बल बटा लंबाई को अगर बल को हम लोग कहेंगे तो बल को न्यूटन, और लंबाई का क्या हो जाएगा, याद रखिएगा न्यूटन प्रति मीटर। इसलिए पृष्ठ तनाव का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर। यह समझ गए ना कि यूनिट कैसे निकालना है। बीमा निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो न्यूटन का होता है mL/-2, न्यूटन का होता है mL/-2। और याद रखिएगा इसका मीटर का क्या होता है, एल से एल कट गया तो बीमा इसका क्या आ गया, mT/-2। पृष्ठ तनाव किस प्रकार का गुण है, तो पृष्ठ तनाव में गोलाकार ही क्यों होने की कोशिश करता है, त्रिभुजाकार, आयताकार, क्योंकि गोलाकार ऐसा शेप होता है जो कि क्या होता है, अपने क्षेत्रफल को, और मतलब उससे न्यूनतम क्षेत्रफल हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो पृष्ठ तनाव का क्या, पृष्ठ तनाव द्रव का वैसा ही गुण है जो अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करता है या न्यूनतम करने की कोशिश करता है। इसलिए जितने भी केस होते हैं उसमें क्या होता है, गोलाकार ही बनता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं कि पृष्ठ तनाव, आप कुछ याद रखिए या न रखिए, इतना जरूर याद रखिए कि पृष्ठ तनाव द्रव का गुण है। पृष्ठ तनाव का मतलब क्या है कि अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की कोशिश करता है। आप इधर, और पृष्ठ तनाव कहाँ लगता है, ये भी हम इसलिए बताना पड़ा क्योंकि अभी क्वेश्चन था मुक्त पृष्ठ पे लगता है। याद रखिएगा मुक्त पृष्ठ किसको कहते हैं, सबसे ऊपरी सतह को कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप कह सकते हैं ना कि अगर हम बात करते हैं किसी द्रव का वह गुण जो अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की कोशिश करता है, क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव। यह भी कह सकते हैं ना कि किसी द्रव का वह गुण जो अपने मुक्त पृष्ठ को न्यूनतम करने की चेष्टा करता है, क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का बीमा क्या हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक कैसे हो गया, क्योंकि पृष्ठ तनाव एक प्रकार का क्या है, बल है, और लंबाई को जो हम आभासी लंबाई जो बताए थे, इस आभासी लंबाई को हम लोग क्या मान लिए, एल, और आभासी पृष्ठ तनाव वाला क्या हो गया, बल बटा लंबाई। बल को किस में मापते हैं, बल को फोर्स, लंबाई को लेंथ कहते हैं। बल को मापते हैं, बल का सही मात्रक क्या है, न्यूटन, और लंबाई का क्या हो गया, मीटर। इसलिए पृष्ठ तनाव का क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, डाइन प्रति सेंटीमीटर। अगर हम इसके बीमा की बात करते हैं तो न्यूटन को हम लोग लिखते हैं mL/-2, और मीटर को क्या लिखते हैं, लेंथ। एल से एल कैंसिल हो गया, इसलिए बच गया mt/-2। तो बीमा याद हो गया ना। सीजीएस मात्रक याद हो गया, पृष्ठ तनाव का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन प्रति सेंटीमीटर। अगर हम बात करते हैं सही मात्रक, न्यूटन प्रति मीटर। कैसे न्यूटन प्रति मीटर आएगा, समझ गए हैं आप। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि पानी का पृष्ठ तनाव कितना होता है। तो 72.9 इंटू 10⁻³ पारे का होता है 486 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर क्या है जी, तो पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक है। अब इसमें दो टर्म और आप लोग को समझना है, तेज नहीं ना पढ़ा रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है ना। ज़्यादा तेज पढ़ाएं तो बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आता है ससंजक बल और दूसरा आता है असंजक बल। ससंजक बल को हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं और असंजक बल को एडहेसिव फोर्स कहते हैं। इतना समझते हैं, इतना अगर समझते हैं तब आगे बढ़ेंगे, नहीं समझते हैं तो इतना समझ में आ गया होगा, इतना तो समझना बहुत आसान था कि पृष्ठ तनाव है क्या। पहले आपको ससंजक बल समझाते हैं, फिर असंजक बल समझाते हैं, ठीक है। पहले आप ससंजक बल समझिए, कोहेसिव फोर्स। ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स को क्या कहते हैं, ससंजक बल। जैसे दो अणु हैं, पानी और पानी है, तो पहले भी बता चुके हैं, और एक पानी और पारा है, या फिर दूसरा समझ लीजिए एक अमोनिया है और दूसरा पानी है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर दो समान अणुओं के बीच, समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स कहते हैं। याद रखिएगा, ससंजक बल या इंग्लिश में उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। याद रखिएगा, आप जो भी याद रखिए, आप समान अणु के बीच कहते हैं।
जैसे एक अणु हम पानी का ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं अमोनिया का। पानी को हम H2O बोलते हैं, अमोनिया को हम NH3 बोलते हैं। अब बताइए कि इसके बीच ससंजक बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना? जो बोल रहा है होकर माथा झाड़ देंगे पकड़ के। ये पानी का अणु है, ये अमोनिया का अणु है, समान अणु कैसे हो गया? ये पानी है दूसरा अमोनिया है, तो समान अणु कैसे समान अणु हुआ क्या? अगर ये पानी है तो इसको भी पानी होना चाहिए, ये पानी है तो जिसके बीच लगेगा उसको भी पानी होना चाहिए, और ये अगर अमोनिया है तो इसको भी अमोनिया होना चाहिए। अगर ये दोनों, कहने का मतलब जब तक दोनों समान अणु नहीं होगा उसके बीच ससंजक बल कार्य नहीं करेगा। दोनों को याद रखिएगा, हम पहले ही डिफिनेशन में लिख चुके हैं कि दो समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। मतलब कि एक अणु अगर पानी है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। एक अगर अमोनिया है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? अमोनिया होना चाहिए। इसमें भी सोचने वाला बात है, पहला ही डिफिनेशन लिख चुके हैं कि समान अणुओं के बीच लगने वाला और ससंजक बल के कारण ही ध्यान रखिएगा कि जो पृष्ठ तनाव का गुण है, पृष्ठ तनाव का गुण किसके कारण उत्पन्न होता है? पृष्ठ तनाव का गुण जो उत्पन्न होता है ससंजक बल के कारण उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा, यह पृष्ठ तनाव का कारण है। ससंजक बल जो है यही पृष्ठ तनाव का कारण है। यही बल जो है, आगे इसको और समझाएंगे, यही बल किसका कारण है? तो पृष्ठ तनाव का कारण है। याद रखिएगा कि पृष्ठ तनाव का कारण कौन सा बल है? तो पृष्ठ तनाव का कारण जो है ससंजक बल है। और ससंजक बल हमेशा याद रखिएगा किसके बीच में लगेगा? समान अणु के बीच में लगेगा। किसके बीच लगेगा? समान अणु के बीच। ससंजक बल सबसे अधिक किस में होगा? तो ससंजक बल सबसे अधिक किस में होगा? ठोस में होगा। सबसे अधिक किस में होगा? ठोस में। उसके बाद किस में होगा? द्रव में होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? गैस में होगा। अच्छा, गैस में ज़्यादा होगा। अच्छा, गैस में बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। गैस में बहुत नगण्य होता है और या तो नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप समझ लीजिए इसको। तो सबसे अधिक अगर हम रिस्पेक्ट में बात करें द्रव के रिस्पेक्ट में, तब तो इसमें कम हो ही गया ना। लेकिन गैस में अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल न्यूनतम या नगण्य माना जाता है। लेकिन सबसे अधिक किस में होता है? ठोस बल। समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। याद रखिएगा, ससंजक बल किसके बीच में या कोहेसिव फोर्स किसके बीच में लगेगा? ठोस में अधिक होगा, द्रव में थोड़ा कम होगा और गैस में सबसे कम होगा। ससंजक बल आप समझ गए होंगे, अब असंजक बल समझाने का जरूरत नहीं है। इसका एक उदाहरण हम आपको बताते हैं कि इसका जो सबसे अच्छा, पहले संजक बल समझाते हैं फिर उदाहरण पे चलेंगे। समान अणुओं के बीच, तो इसका मतलब है कि पानी और पानी के बीच कौन सा बल लगेगा? तो पानी और पानी के बीच जो लगेगा ससंजक। अमोनिया और अमोनिया के बीच कौन सा बल लगेगा? ससंजक बल लगेगा। लेकिन बोलेंगे कि अगर हम बात करते हैं कि असंजक बल, अगर पानी और पत्थर के बीच में बोले तो कौन सा बल लगेगा? असंजक। अमोनिया और पानी के बीच में बोले तो कौन सा बल? असंजक बल। मतलब कि असंजक बल की बात करते हैं, असंजक बल को इंग्लिश में एडहेसिव फोर्स कहते हैं। असंजक बल तो क्या कहते हैं? एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स कहते हैं। अगर हम असंजक बल की बात करते हैं तो आप समझ गए ना कि किसको कहेंगे? तो असमान अणु के बीच में, असमान अणुओं के बीच में, असमान अणुओं के बीच में लगने वाले बल को, लगने वाले बल को क्या कहेंगे? लगने वाले बल को ही हम लोग याद रखिएगा असंजक बल या एडहेसिव, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स कहते हैं। एडहेसिव फोर्स कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक अणु पानी है तो दूसरा अणु क्या होगा? दूसरा अणु जो होगा पत्थर हो जाएगा। या फिर एक अणु अगर पानी है तो दूसरा अणु क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा। मतलब असमान के साथ कौन सा बल लगेगा? असंजक बल या एडहेसिव फोर्स लगेगा। अब इसका जो उदाहरण हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा क्योंकि उदाहरण पे ही सब चीज डिपेंड है। अब आपको बताते हैं कि सपोज करते हैं कि दो चीज लेते हैं हम, एक ले लेते हैं, अरे बिल्कुल हम वही उदाहरण बता रहे हैं जो तुम बोलने वाला है, कांच और पानी। ठीक है, इसमें दो सब्सटेंसेस हैं, पहला कौन है? कांच है और दूसरा कौन है? पानी है। अब हम आपको क्या बताएं कि कांच के बीच और पानी के बीच इसमें कैसा बल लगेगा? तो इस यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें कैसा लगेगा? तो एडहेसिव फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? एडहेसिव फोर्स या संजक बल लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब अगर हम बात करते हैं कि एक अणु ले लेते हैं, इसमें से हटा के लिखते हैं पानी। पानी और पानी के बीच में जो अणु लगेगा, मतलब पानी और पानियों के बीच में लगेगा, इसको कौन सा बल बोलेंगे हम लोग? कोहेसिव कह सकते हैं ना। पानी को अगर हम H2O लिख दें, क्या पानी और पानी के बीच में, या H2O और H2O के बीच में जो बल लगेगा इसको क्या बोलेंगे? कोहेसिव बोलेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो कोहेसिव फोर्स बोलेंगे।
इसको असंजक बल, इतना तो क्लियर है ना कि असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम लोग एडहेसिव फोर्स या असंजक बल बोलते हैं। समान अणुओं के बीच लगने वाले को क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स या ससंजक बल बोलते हैं। बोलिए। वो हम नहीं जानते हैं, उतना रिसर्च करने के लिए हम नहीं पढ़े हैं। दूध में पानी मिलाओ चाहे तुम किरासन तेल मिलाते रहो, उससे हमको, जो हम पढ़े हैं, जो जानते हैं, एग्जाम में जो पूछता है वही पढ़ते हैं। बाकी रिसर्चर हम नहीं है बाबू। अब तुम एक चीज बताओ, जब हम पढ़ चुके हैं कि समान अणु के बीच में लगता है तो ससंजक बल, तो ये पूछने वाला कौन बात हो गया? तुम खून में जहर मिला दो, हमको क्या लेना देना है? हैं? ये कोई पूछने वाला बात है जी? दूध का अणु अलग है, पानी का अणु अलग है, दोनों अलग अलग अणु हो गया। दूध दूध केवल पानी से मिलकर बना हुआ, दूध में केवल पानी है, तो इसमें भी कौन पूछने वाला बात है? ये तो हुआ थेथरोलॉजी। थेथरोलॉजी वाला क्वेश्चन कीजिएगा, आके कूट देंगे। इसलिए क्वेश्चन जो भी हो जेन्युइन होना चाहिए। समझा के पढ़ाते हैं तो समझ के पढ़ना है, उसमें खोरना नहीं है। खोरना समझते हैं ना? खोरना नहीं, समझना है। हम क्या थे? कांच और पानी के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? एडहेसिव फोर्स। और पानी और मतलब कि समान अणु के बीच में हम समझ चुके हैं कि कौन सा बल लगेगा, तो ससंजक बल, और समान अणु के बीच कौन लगेगा? असंजक बल। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि कांच पानी से भीगेगा क्या? कांच पानी से भीगेगा? याद रखिएगा कि कांच पानी से भीग जाएगा। कैसे भीग जाएगा? इसको समझिएगा। नहीं पढ़े इसको क्या? कि पढ़ाए भी है कि हीरा से नहीं, मतलब कि पारा जो है कांच को नहीं भिगाएगा, लेकिन पानी जो है कांच को क्या करता है? भिगा देता है। पानी जो है कांच को क्या करता है? भिगा देता है। कैसे भिगा देगा? आप इसको समझिएगा, क्योंकि इसका जो कोहेसिव फोर्स है, इसका जो कोहेसिव फोर्स है, इसके एडहेसिव फोर्स से क्या है? इसका जो कोहेसिव फोर्स है, पानी का कोहेसिव फोर्स, इसके एडहेसिव, मतलब कोहेसिव फोर्स बोल रहे होंगे तो नहीं समझ रहे होंगे। संजक, और इसको बोलते हैं असंजक। अब एक चीज बताइए कि इसका जो कोहेसिव फोर्स होगा, इसके एडहेसिव फोर्स से क्या हो जाएगा? इसके एडहेसिव फोर्स से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए इसका एक उदाहरण आता है कि पानी जो है कांच को क्या करता है? भिगो देता है। पानी कांच को भिगा देता है। और अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया कि पृष्ठ तनाव का गुण किसके कारण है? तो पृष्ठ तनाव का गुण जो है ससंजक बल के कारण है। जिसका ससंजक बल जितना मजबूत होगा, उसका पृष्ठ तनाव उतना अधिक होगा। जिसका ससंजक बल जितना मजबूत होगा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो पानी और पानी का जो कोहेसिव बल है, ये कांच और पानी के एडहेसिव बल से क्या है? कम है। कांच और पानी के एडहेसिव बल से कम है। इसीलिए क्या करेगा? इसीलिए जो है कि पानी जो है कांच को क्या करता है? भिगो देता है। सेम अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट में बात करते हैं कि अगर कांच और पारा ले लेते हैं, कांच और पारा ले लेते हैं, यहाँ कांच ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं पारा। अब यहाँ तो ये बताने का जरूरत नहीं है कि इसके बीच कौन सा बल लगेगा। इसके बीच को, यहाँ थोड़ा गिजबिज हो जाएगा। इसके बीच ले लेते हैं कांच और दूसरा ले लेते हैं पारा। इसके बीच कौन सा बल लगेगा? तो एडहेसिव फोर्स लगेगा ना जी। एडहेसिव फोर्स अभी समझा देंगे जी, टेंशन मत लीजिए। एडहेसिव फोर्स अगर हम ले लेते हैं, अब यहाँ एक पारा है और दूसरा भी पारा है, इसके बीच कौन सा बल लगेगा? तो पारा और पारा के बीच जो लगेगा कोहेसिव फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? कोहेसिव फोर्स। इसको क्या बोलेंगे? ससंजक बल बोलेंगे। ससंजक बल बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? असंजक बल बोलेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि समान अणु के बीच कौन सा बल लगेगा। समान अणु के बीच जो लगेगा वो याद रखेगा ससंजक बल, और असमान अणु के बीच असंजक बल। और अभी जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो लिखवाए थे कि पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है, पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है कितना होता है? 72.9 इंटू 10⁻⁴। पानी का पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम होता है। लेकिन अब पारे का पृष्ठ तनाव देखिए तो कितना होता है? 486 इंटू 10⁻⁴ कितना? 3। अब एक चीज आप बताइए, इसके अगर हम तुलना करते हैं कि पारा जो है कांच को नहीं भिगो पाता है। क्यों नहीं भिगो पाता है? क्योंकि पारा कांच को नहीं भिगाएगा, क्योंकि एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा। और एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो क्या कांच को भिगा पाएगा? भिगाने के लिए एडहेसिव फोर्स का ज्यादा होना जरूरी है। ये ध्यान में रखिएगा कि भिगाने के लिए एडहेसिव फोर्स का जरूरी होना। लेकिन यहाँ पे कौन सा ज्यादा हो जाएगा? कोहेसिव फोर्स। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि किसी भी पदार्थ को भिगाने के लिए असंजक बल, असंजक बल इसको हम लोग लिख सकते हैं एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स का ज्यादा होना जरूरी है।
अगर ये जरूरी नहीं है, अगर मतलब ज्यादा होना जरूरी है, अगर ये ज्यादा नहीं होगा तो भिंगा नहीं पाएगा। इसलिए जो पारा है क्या करता है, पारा कांच को नहीं भिगा पाता है, क्योंकि पारे का जो ससंजक बल होता है इससे क्या होता है, अधिक होता है। पारे का ससंजक बल क्या होता है, अधिक होता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ को भिंगाने के लिए असंजक बल का मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। और यहाँ आप क्या देखें कि पानी जो है भिंगा देता है, क्योंकि पानी का असंजक बल का मान क्या होता है कि पानी मतलब हीरे कांच के तुलना में इसका क्या हो जाता है, मतलब असंजक बल अधिक हो जाता है। इसको अगर किताबी भाषा में बोले तो आप और ऐसे भी समझ सकते हैं कि पारा कांच पर नहीं चिपकता है, पारा कांच पर नहीं चिपकता या पारा कांच को नहीं भिगाता है। क्यों नहीं, क्योंकि पारे का ससंजक बल मजबूत होता है। क्योंकि इसको कह सकते हैं ना जी, या तो पारे का ससंजक बल मजबूत कहिए, पारे का ससंजक या कोहेसिव फोर्स है कि नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं ना कि पारा कांच पर नहीं चिपकता है, पारा कांच पर नहीं चिपकता है, कांच पर नहीं चिपकता है या नहीं भिगाता है, नहीं चिपकता है, क्योंकि पारे का ससंजक बल, पारा का ससंजक बल, पारे का ससंजक बल जो होता है क्या होता है, मजबूत होता है। और जिसका ससंजक बल मजबूत होगा वो भिंगा नहीं पाएगा। मजबूत होने के लिए कौन सा बल जरूरी है, वो ज्यादा होना, असंजक बल का होना जरूरी है। पानी चिपक जाता है, पानी इसलिए चिपक जाता है कि पारा कांच पर नहीं चिपकता है, क्योंकि पारे और कांच का संजक बल क्या होता है, पारा मतलब कि सिंपल सा बात है कि अगर ससंजक बल मजबूत है, यहाँ कौन सा बल मजबूत है, ससंजक बल, तो असंजक बल कमजोर होगा कि नहीं होगा। और चिपकने के लिए कौन सा बल मजबूत होना चाहिए, असंजक बल। कांच और पारे के बीच में लगने वाला असंजक बल क्या है, कमजोर है। कांच और पारे के बीच में लगने वाला असंजक बल, क्योंकि दो अणुओं के बीच कौन सा बल लगता है, दो असमान अणुओं के बीच में असंजक बल लगता है, इसलिए कांच और पारे के बीच में लगने वाला जो असंजक बल है पारे के तुलना में कमजोर है। या हम दूसरे बारे में कह सकते हैं कि पारा और पारा के बीच में असंजक बल लग रहा है वो मजबूत है, और लेकिन भिगाने के लिए जो शर्त होता है असंजक बल का मजबूत होना जरूरी होता है। दूसरा केस क्या देखें कि कांच और पानी और पानी और पानी के बीच में, कांच और पानी के बीच में जो एडहेसिव फोर्स लगता है वो पानी के तुलना में क्या होता है, मजबूत होता है। इसलिए जो है कि पानी जो है कांच को क्या करता है, भिगा देता है। यहां तक कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो बोल सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। असंजक और असंजक का खेल आप इतना समझ लीजिए कि भिंगाने के लिए असंजक बल का मजबूत होना जरूरी है। और असंजक बल क्या है, तो असंजक बल यही दो उदाहरण ही पूछता। असंजक बल जो है दो असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, असंजक बल कहते हैं। और अगर समान अणु के बीच में लगेगा उसको क्या कहेंगे, ससंजक बल। तो जिसका ससंजक बल मजबूत हो जाएगा वो भिंगा नहीं पाएगा। पारे का ससंजक बल मजबूत होता है इसलिए कांच को भिंगा नहीं पाता है। पानी का ससंजक बल कांच के तुलना में क्या होता है, कमजोर होता है, इसलिए क्या करता है, भिंगा देता है। इसलिए हम लिख दिए थे कि भिगाने के लिए, किसी भी पदार्थ को भिगाने के लिए असंजक बल का क्या होना, ज्यादा होना जरूरी है। भिंगाएगा जब असंजक बल जरूर ज्यादा होगा तभी वो उसको भिंगा पाएगा, अन्यथा उसको भिंगा नहीं पाएगा। देखिए आ गया है, बीच में आ गया, तो बीच में लाइव नहीं करेंगे। अब आइए आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, पृष्ठ तनाव की बात करते हैं। पृष्ठ तनाव के बारे में हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं। पृष्ठ तनाव किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा ये भी जानना जरूरी है। पृष्ठ तनाव कब घटेगा कब बढ़ेगा, तो आप एक चीज बताइए, पृष्ठ तनाव का मतलब क्या है, टेंशन, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन उसको कहते हैं। तो ये बताइए कि जिसका टेंशन अधिक रहता है वो ज्यादा फैलता है क्या, जिसका नहीं कहते कि टेंशन से क्या हो रहा है, दुबराइल जा रहा है। फैलने का मतलब मोटा होना। जैसे हमारा पृष्ठ तनाव क्या है, हमारा पृष्ठ तनाव ज्यादा है तब मोटा रहे हैं, कम है तब ना मोटे हो रहे हैं जी, हमको टेंशन कम है इसलिए हम मोटे होते जा रहे हैं। अभी इसको समझिएगा कि टेंशन जिसको अदम, अपने भाषा में कि जिसको टेंशन अधिक होगा वो फैलेगा, मतलब नहीं मोटा होगा। इसका मतलब है कि जो ज्यादा फैलेगा उसका टेंशन क्या है, कम है। जो ज्यादा फैलेगा उसका टेंशन कम है। जैसे हम तीन चीज लिखते हैं, शहद लिखते हैं, शहद के बाद लिखते हैं पानी, और पानी के बाद लिखते हैं केरोसिन। अब इसमें बताइए कि किसका टेंशन अधिक होगा, शहद का टेंशन अधिक होगा। एक चीज बताइएगा कि अभी ये तो बताए कि जो जितना फैलेगा उसका टेंशन क्या है, कम। अपने निजी जीवन में समझिए, कहता है एकदम मोटाइल जा रहा है जी, मोटा के एकदम बढ़ गया है। सिंपल सा बात समझ, जो सबसे कम फैलेगा उसका टेंशन क्या हो गया, ज्यादा। जो सबसे कम फैलेगा, टेंशन के कारण क्या होता है, आदमी पतला हो जाता है, या टेंशन के कारण, अब फैलने का मतलब क्या होता है, मोटा होना। तो जो सबसे कम फैलेगा तो इसका टेंशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। सबसे अधिक इस शहद क्या है, इस सबसे कम, अगर शहद को आप पानी गिरा देते हैं जमीन पे तो फैल पाएगा नहीं। और कम कौन फैलता है, जिसका टेंशन ज्यादा होता है। और निजी जीवन में भी देखिए ना, कम फैलने का मतलब क्या है, दुबला होना। कम फैलने का मतलब क्या है, दुबला होना। कहता है कि यार इसको कोई टेंशन नहीं है, एकदम फैल जा रहा है, इसका मतलब है कि उसका सरफेस टेंशन क्या है, कम है। इसलिए तो इसमें सबसे अधिक सरफेस टेंशन किसका हो जाएगा, तो सबसे अधिक
केरोसिन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? केरोसिन का। क्यों सबसे अधिक इसका हो जाएगा? क्योंकि क्या है, ज्यादा फैलेगा, और ज्यादा फैल रहा है इसका मतलब सरफेस टेंशन क्या है, ज्यादा फैलने का कारण है कि उसका सरफेस टेंशन क्या है, सबसे अधिक है। अच्छा, सरफेस टेंशन सबसे, सॉरी 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 सॉरी, गलती बोल दी, सबसे कम है। ज्यादा फैलना इधर सबसे क्या है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक जिसका सरफेस टेंशन होगा वो सबसे कम फैलेगा। मतलब जी सिंपल सा बात है कि जिसका पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होगा वह होगा कम फैलेगा, और जिसका पृष्ठ तनाव कम होगा वो याद रखेगा। उल्टा बोल दिए क्या? अच्छा सॉरी, जिसका पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होगा वो क्या होगा, पृष्ठ तनाव अधिक होगा तो क्या होगा, सबसे अधिक होने के कारण कम फैलेगा। पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण क्या होगा, कम फैलेगा। और पृष्ठ तनाव अगर सबसे कम हो, लिख देते हैं जी, पृष्ठ तनाव अगर सबसे कम हो तो क्या होगा, याद रखिएगा, ज्यादा फैलेगा। और इसको निजी जीवन में भी अगर आपको याद रखना है तो आप इसको आसानी से याद रखते हैं कि जिसको टेंशन ज्यादा होता है वो क्या होता है, कम फैलता है। जिसको टेंशन ज्यादा होता है वो क्या होता है, जिसको टेंशन ज्यादा होता है वो कम फैलता है। तो इसका टेंशन ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव सबसे अधिक, इसलिए क्या होगा, ये कम फैलेगा। और जिसका टेंशन कम होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा फैलेगा। निजी जीवन में भी होता है कि नहीं, कि जिसको कोई टेंशन ही नहीं है पूरा फैल जाता है। जैसे हमको देखिए कोई टेंशन नहीं है, फैलने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा सरफेस टेंशन क्या है, सबसे कम, हमको टेंशन कम है इसलिए हम क्या है, ज्यादा फैलेंगे। और जिसको टेंशन अधिक है वो कम फैलेगा। जो पतला दुबला है वो भाग गया लड़का। फिर जिसको टेंशन कम है, इसका मतलब क्या है, याद रखिएगा कि जिसको टेंशन कम है, याद रखने वाली बात है कि पृष्ठ तनाव सबसे कम, इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा फैलेगा। ये तो इसे भी याद रख सकते हैं, बाकी इसमें कुछ है नहीं। जो सबसे कम फैलेगा उसका टेंशन ज्यादा, जो सबसे कम फैलेगा उसका टेंशन ज्यादा। और टेंशन के कारण तो फैल नहीं पा रहा है कि नहीं? समझने वाला बात है, समझ नहीं समझे क्या? नहीं समझे? और नहीं समझे तो पूछ सकते हैं। अब एक चीज और बताइएगा कि इतना तो क्लियर हो गया कि जिसका सरफेस टेंशन अधिक होगा, जिसका सरफेस, जहां टेंशन अधिक है इसका मतलब कम फैलेगा, टेंशन कम है ज्यादा फैलेगा। यही दो तो कॉन्सेप्ट इसमें है। और जितना भी उदाहरण है लगभग लगभग उदाहरण इसी पे आधारित है, जितना भी उदाहरण है लगभग लगभग उदाहरण इसी पे आधारित है। पृष्ठ तनाव के अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो जितना उदाहरण लगा दिए उतना उदाहरण काफी है। और आपको पहले भी बता चुके हैं कि पृष्ठ तनाव ऐसा गुण है जो अपने आप को क्या करना चाहता है, पृष्ठ तनाव ऐसा गुण है, जितना भी गुण देख रहे हैं किसका कारण है, याद रखिएगा पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन पूछता है कि साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव क्या करता है, कम कर देता है। और जैसे पृष्ठ तनाव कम हुआ माने टेंशन कम, ज्यादा फैलेगा। टेंशन का मतलब क्या हो गया, ज्यादा फैलेगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि अगर किसी पानी में डिटर्जेंट को मिलाते हैं तो क्या करता है, पृष्ठ तनाव कम कर देता है। और अगर गर्म कर देंगे तो और पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, गर्म करने के बाद पृष्ठ तनाव का जो याद रखिएगा कि उसका गुण क्या हो जाता है, घट जाता है। तो और घटेगा पृष्ठ तनाव और घट जाएगा, और अत्यधिक गर्म करेंगे तो पृष्ठ तनाव का गुण ही खत्म हो जाएगा। तो जितना कभी कभी देखिएगा आप घर में कपड़ा धोते हैं और गर्म पानी में अगर डाल देते हैं तो पूरा एकदम अंदर से खखोर के साफ कर देता है। क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वो पृष्ठ तनाव कम होगा तो क्या होगा, जितना पृष्ठ तनाव कम उतना अधिक फैलेगा। तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वो क्या होता है, मैल गहराई तक चले जाए, जिससे कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ये तो क्लियर है ना कि पृष्ठ तनाव कमेगा, पृष्ठ तनाव कमेगा, जिसका पृष्ठ तनाव कम फैलेगा, जितना कम उतना फैलेगा, जितना ज्यादा उतना कम फैलेगा। निजी जीवन में याद रखिए पृष्ठ तनाव को क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन का मतलब क्लियर है ना कि सरफेस टेंशन, टेंशन अगर जिसको ज्यादा होगा वो कम फैलेगा, और टेंशन जिसको कम होगा क्या होगा, ज्यादा फैलेगा। मतलब पृष्ठ तनाव जिसका कम होगा, ध्यान रखिएगा, अगर हम इसको और समझना चाहे तब तो समझ ही गए होंगे कि साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, ऐसे भी अगर आपको ये शुद्धि मिलाते हैं ना तो लगभग जो केस में जो है उसका क्या हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम। और जैसे पृष्ठ तनाव कम गया मैंने टेंशन कमा, फैलेगा। टेंशन कमा इसका मतलब क्या हो गया, फैलेगा। सरफेस टेंशन कम या पृष्ठ तनाव का मतलब क्या हो जाएगा, फैलेगा। और सरफेस टेंशन अधिक इसका मतलब क्या है, कम फैलेगा। पानी पर मछलियों के लार्वा तैरते रहते हैं परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। देखिएगा इसको अभी आपको बताए थे कि यही सबसे अच्छा उदाहरण है कि अगर कोई मान के चलिए कि यहाँ पे ABCD आपको 4 लेयर बताए थे और हम बताए थे कि पृष्ठ तनाव का गुण ऊपर वाले लेयर में लगता है। और आपको पता है कि जो मच्छर तैरेगा क्या वो नीचे वाला लेयर में तैरेगा, नीचे वाला लेयर में तो नहीं तैरेगा। जब भी मच्छर तैरेगा तो कहाँ तैरेगा, इस ऊपर वाले लेयर में तैरेगा। और ऊपर वाला लेयर में एक हम बताए थे कि पृष्ठ तनाव के कारण एक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, उसी पे मच्छर क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। उसी पे मच्छर क्या होता है, तैरते रहते हैं। और तैरते रहने के जैसे ही इसमें हम केरोसिन तेल डालते हैं या झिल्ली टूट जाता है, झिल्ली टूटने के बाद मच्छर अंदर जाके क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और जैसे ही डालेंगे इस पृष्ठ तनाव का गुण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है कि गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, जितना गर्म करेंगे उतना क्या होगा, कम होगा, और जैसे ही पृष्ठ तनाव कम होगा तो क्या होगा, फैलेगा। इसलिए हम लोग को गर्म भोजन भी क्या होता है, अत्यधिक स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि गर्म करने के बाद पृष्ठ तनाव का गुण कम हुआ, इसका मतलब फैलेगा, बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, सिकुड़ेगा या कम होगा। वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरीके से फैल जाता है। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। साबुन के बुलबुला को अगर हम आवेशित करेंगे तो उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतना उदाहरण लगाए हैं, आपको इसको 10-11 को उदाहरण को एक बार और पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा उदाहरण ना कभी एग्जाम में पूछता है ना पूछा है। पानी के पृष्ठ पर सुई का तैरना पृष्ठ तनाव के कारण ही हो पाता है, क्योंकि आपको बताया था कि जिस झिल्ली का निर्माण, लेकिन अगर आप सुई को अगर आप जोर से ऐसे करेंगे तो पानी भी अंदर जा, पानी के अंदर क्या होगा, जाकर डूब जाएगा। आप सुई को अगर आप धीरे से पानी के ऊपर रखेंगे तभी वो तैर पाएगा, लेकिन अगर आप तेजी से रखेंगे तो पानी के अंदर क्या होगा, जाकर डूब जाएगा। नेक्स्ट है कि साबुन के बुलबुले बनने का कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, ई बहुत बार पूछा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। रंग लगाने वाला ब्रश को रंग में डुबाया जाता है, जानते ही हैं कि, और उसके बाल क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन जब ब्रश को बाहर निकाला जाता है तो पृष्ठ तनाव के कारण उसके बाल क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण पृष्ठ तनाव अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब पृष्ठ तनाव अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, सिकुड़ेगा, याद रखिएगा। कांच के पट्टियों के बीच अगर जल के पतली परत तो पृष्ठ तनाव के कारण कांच के पट्टियों को लंबत अलग करने में अधिक बल लगाना पड़ता है। कांच के सिरे को जब गर्म किया जाता है तो पिघला हुआ कांच क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। इसका कारण भी क्या है, पृष्ठ तनाव, क्योंकि पृष्ठ तनाव वैसा गुण है जिसमें क्या करता है, न्यूनतम क्षेत्रफल को ये करने की चेष्टा करता है। और जहां गोल आपको दिखे, कोई चीज नहीं सोचना है, गोल हो रहा है, इसका मतलब है कि किसका गुण है, पृष्ठ तनाव का। तालाब या गड्ढों में भरे जल में मिट्टी तेल डालने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है। कहीं भी आप मिट्टी तेल डाल दीजिएगा तो ऊपर वाला झिल्ली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, पृष्ठ तनाव कम जाएगा। अब पृष्ठ तनाव घट जाने का कारण क्या है, मच्छर लार्वा में पृष्ठ तनाव अगर घटेगा तो पानी क्या हो जाएगा, अत्यधिक फैल जाएगा, इसलिए मच्छर लार्वा में डूबकर मर जाते हैं। पिघला हुआ शीशा पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल बूंदों के रूप में जमकर गोल छर्रे में बदल जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें कैसी होती है, गोलाकार। आपको पता है कि पृष्ठ तनाव कैसा गुण है, तो अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की चेष्टा करता है, और क्षेत्रफल न्यूनतम कब किस शेप में हो सकता है, गोलाकार शेप में हो सकता है। उसके बाद कहता है कि अशांत समुद्र को शांत करने के लिए जहाज तेल गिराता है, क्योंकि तेल से समुद्र पानी का पृष्ठ तनाव जैसे ही अशांत हुआ और ऊपर से तेल गिरा दिया, उसका क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिससे लहरों की ऊंचाई क्या होती है, घट जाती है। पृष्ठ तनाव के कारण कपूर को स्वच्छ जल पर छिड़कने पर उसके कण तेजी से इधर उधर क्या होते हैं, नाचते हैं। कभी देखिएगा कपूर में छिड़कने का, इस सब किसका कारण है, पृष्ठ तनाव। गर्म भोजन का पृष्ठ तनाव ठंडे भोजन के पृष्ठ तनाव से क्या होता है, कम होता है, और जिसका पृष्ठ तनाव कम होगा वो क्या होगा, अत्यधिक फैलेगा। ये क्लियर है ना। ये इससे सबसे ज्यादा अगर आपसे कुछ पूछेगा तो इसका उदाहरण ही पूछेगा। अगर आपको इसका उदाहरण याद है तो आप आराम से पहुंच जाइएगा। इसका बीमा आपको याद है, इसका आपको ऐसा ही मात्रक याद है तो आप आराम से पहुंच जाइएगा। हमको लगता है कि कोई दिक्कत, बहुत लोग को नींद आ रहा है, लगता है कल से सो के नहीं आए आप लोग। जिसको जिसको नींद आ रहा है, बगल में दीवार है, मारिए जोर से एक बार, कोई उपाय नहीं है। इसीलिए एसी नहीं चलाते, एसी चलाने पे ढेरों को नींद आने लगता है। लाइट जलाओ जी, पीछे वाला लाइट जला लो, पीछे वाला। इसे हम मुंह के लिपसिंग से समझ जाते हैं कि कौन क्या बात कर रहा है, इसलिए बात करना है तो सोच समझ के करना है। जितने भी उदाहरण पूछे उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न ये है, आप इतना केवल याद रखिएगा कि जिसका सरफेस टेंशन कम होगा और क्या होगा, ज़्यादा फैलेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद है तब कोई भी क्वेश्चन बना लीजिएगा। सरफेस टेंशन किस प्रकार का गुण है, तो अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की चेष्टा करता है। एक बार सरफेस टेंशन को फिर से जरा देख लिया जाए कि सरफेस टेंशन क्या है। चलिए, पृष्ठ तनाव। तो संजय बल आपको बता ही दिए हैं कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, ससंजक बल। ठोस में ससंजक बल का मान क्या होता है, अधिक। फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं, क्योंकि ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। गैसों में ससंजक बल का मान क्या होता है, नगण्य होता है। जो नहीं बोल रहे थे उनको देखने का जरूरत है कि गैस में क्या होता है, नगण्य होता है, न के बराबर या निग्लिजिबल होता है, यही ना बोले थे। असंजक बल क्या है कि दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल, आकर्षण बल को क्या कहते हैं, असंजक बल। मतलब दो समान अणु के बीच में, पानी और पानी के बीच में कौन सा बल, ससंजक बल। और पानी और पत्थर के बीच में कौन सा बल, असंजक बल। अमोनिया और पानी के बीच में कौन सा बल, असंजक बल। क्लियर है ना। गाल पर से हाथ हटा लीजिए। असंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे से क्या होती है, याद रखिए, असंजक बल के कारण ही एक दूसरे से क्या होती है, चिपकती है। आते हैं आगे। पृष्ठ तनाव क्या है। पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करते हैं तो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ, स्वतंत्र पृष्ठ हम बोले थे क्या, आप इसके पहले स्वतंत्र पृष्ठ पढ़ के निकल जाते होंगे। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, मुक्त पृष्ठ, या क्या कहते हैं, स्वतंत्र पृष्ठ।
कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव क्या होता है, तनाव की स्थिति में रहता है। यही ना उदाहरण बताए थे कि जिसके कारण उसका जो पृष्ठ होता है हमेशा किसकी स्थिति में रहता है, तनाव की स्थिति में रहता है। इसी से ही इसे के क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव भी क्या हम बोले थे कि बल है। पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव्य के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा, इसको कौन सा रेखा मान लिए थे, काल्पनिक रेखा। द्रव्य की काल्पनिक बोले थे या आभासी बोले थे, काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। आदि रेखा की लंबाई को क्या मान लिए, एल, और इसके बल को क्या मान लिए थे, एफ। इसलिए पृष्ठ तनाव बराबर के पृष्ठ तनाव को सरफेस टेंशन को टी से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोले थे, बल बटा लंबाई बताए थे। बल बटा लंबाई का ऐसा मात्रक बल को किसमें मापते हैं, न्यूटन में। याद कीजिए बताए थे, याद कीजिए कि बल को किसमें मापते हैं, न्यूटन में। इसको किसमें मापते हैं, मीटर में। इसलिए इसको क्या बोले थे, न्यूटन प्रति मीटर। द्रव्य के पृष्ठ क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव्य के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव का जो मात्रक हो जाएगा जूल प्रति मीटर स्क्वायर होगा, याद रखिएगा। द्रव्य का ताप बढ़ाने पर, कितनी बार बताए हैं कि द्रव्य का ताप बढ़ाने पर, याद रखिएगा, उसका जो क्रांतिक ताप होता है यह क्या हो जाता है, शून्य हो जाए। क्रांतिक ताप समझते हैं किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, क्रांतिक ताप उसको कहते हैं जिसके बाद उसका जो पृष्ठ तनाव का गुण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। याद रखिएगा, द्रव्य का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और क्रांतिक ताप पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब क्रांतिक ताप कहने का मतलब उसके बाद उसमें पृष्ठ तनाव का गुण रहेगा ही नहीं रहेगा। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। आप ध्यान रखिएगा कि अगर अशुद्धि मिलाने से हमेशा पृष्ठ तनाव कमता है, लेकिन अगर उसमें सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसका पृष्ठ तनाव क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम वही अगर जल में डिटर्जेंट मिला देते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो रहा था, अब पृष्ठ तनाव कमने के कारण ही मैल के अंदर तक मतलब कि डिटर्जेंट आके उसको क्या करता है, पूरे अच्छे से सफाई कर देता है। गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। वर्षा के गर्म सूप जो है पृष्ठ तनाव गर्म करने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम जाता है। और कम हो गया इसका मतलब अत्यधिक फैलता है, पूरा जीभ में, पूरा मुंह में एकदम जाके गरम समोसा खाइए, वो ठंडा समोसा खाइए, गरम समोसा खाइएगा क्या होगा, पृष्ठ तनाव। अब यहाँ ध्यान लगाना है, घर जाना है, सब्जी बनाना है, गरम गरम खाना है, बोलना है पृष्ठ तनाव कम गया, इसलिए पूरा स्वादिष्ट लग रहा है। फिर शाम में तो वही वाला ठंडा सब्जी खाना है, पृष्ठ तनाव बढ़ा हुआ है इसका, इसीलिए। अब पृष्ठ तनाव ज्यादा हो गया, इसके लिए क्या हो गया, पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, कम फैलेगा, और कम फैलेगा तो पूरे मुंह में उसका स्वाद आपका जा नहीं पाएगा, है कि नहीं। तो ध्यान लगाना इसमें कहाँ कहाँ क्या काम करता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या आ जाता है, द्रव का ताप बढ़ाने पर एक चीज और, ज्यादातर अशुद्धियां मिलाने के कारण पृष्ठ तनाव कमता है, लेकिन नमक मिलाने के कारण, याद रखिएगा, वो जल का पृष्ठ तनाव क्या आ जाता है, बढ़ जाता है। याद रखिएगा कि नमक मिलाने के कारण जल का पृष्ठ तनाव क्या आ जाता है, बढ़ जाता है। आइए उदाहरण पर देखते हैं, केस नली, कैपिलरीज को देखते हैं। कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज सब लोग परिचित हैं लेकिन जानते नहीं होंगे। कैपिलरीज को समझते हैं कि क्या है, सब लोग जानते हैं। कांच की बहुत लंबी और कम त्रिज्या वाले नली को ही क्या कहते हैं, केस नली कहते हैं। कुछ इसमें है नहीं, यह नली किसकी है, कांच की है, और इसकी त्रिज्या क्या है, बहुत कम है। तो आप कह सकते हैं कि कांच की बहुत लंबी और कम त्रिज्या वाली नली को क्या कहते हैं, याद रखिएगा कि कम त्रिज्या वाली नली को क्या कहते हैं, कैपिलरी या केस नली कहते हैं। केस नली में द्रव्य को ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना ही क्या कहलाता है, कैसिक तत्व कहलाता है, याद रखिएगा। केस नली में समझ गए ना आप लोग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, केस नली बोलेंगे। केस नली में द्रव ऊपर चढ़ेगा एक केस, और दूसरा केस क्या होगा, द्रव नीचे आएगा। ये दोनों केस कब होगा, पहले इसको समझते हैं कि केस क्या हुआ जी, पूरा एकदम सहेटले है पकड़ के, इसको समझा देते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं जानते हैं, कैपिलरिटी बोलते हैं इसको। इंग्लिश थोड़ा कमजोर है ना, CAP, कैपिलियरी, कैपिलियरिटी, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, कैपिलियरिटी। सही है ना, हाँ कैसिक तो गलत है, का KI होगा, अच्छा PI होगा, P नहीं लिखे हैं, अच्छा कैपिलियरिटी, हाँ आप सही है, LLARITY, सही है। अब
इंग्लिश बड़ा खराब है जी। केशिक्त्व की बात करते हैं, कैपिलरिटी की बात करते हैं कि कहते किसको हैं, ये जानना जरूरी है। केश नली में द्रव को ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना। केश नली किसको कहते हैं समझ गए, कि शीशा का बना हुआ वैसा नली जिसकी त्रिज्या क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए। और केश नली में, हाँ, कांच का, वही शीशा और कांच में अंतर हो जाता है, सही बोले आप। केश नली में द्रव ऊपर चढ़ना। अच्छा बताइए, शीशा और कांच में क्या अंतर है? अंतर है, अंतर है, अंतर है, अंतर है। जी बोलिए। आएंगे, चर्चा उस पर भी करेंगे। केश नली उसको नहीं करेंगे, वो केशिक्त्व के क्रिया के कारण चढ़ता है, उसको केश नली नहीं कहते। केश नली होगा तो शीशा का ही होगा। केश नली में द्रव ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना के कारण से होता है, तो याद रखिएगा केशिक्त्व के कारण से होता है। केशिक्त्व के कारण ही होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि केश नली किसको कहते हैं। तो केश नली याद रखिएगा कि कांच की बहुत लंबी और कम त्रिज्या वाले नली को क्या कहते हैं, केश नली। अच्छा, एक चीज बताएगा कि या तो ऊपर चढ़ेगा या तो क्या होगा, नीचे आएगा। दूसरा बात है कि जो द्रव कांच को भिगोता है, जो द्रव कांच को भिगोता है, पानी कांच को भिगो रहा था, पानी कांच को भिगो रहा था ना, तो जो द्रव कांच को भिगाता है वह ऊपर चढ़ता है। यही याद रखिएगा आप, कि जो द्रव कांच को भिगोता है वह ऊपर चढ़ता है। इसका मतलब है कि पानी ऊपर चढ़ जाएगा। और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है, याद रखिएगा, जो द्रव, याद रखिएगा, नहीं भिगोता है वह क्या होता है, नीचे उतर जाता है। जैसे पारा को कभी कभी देखिएगा, पारा अभी तुरंत बताया कि पारा क्या करता है, कांच को नहीं भिगा पाता है। क्यों नहीं भिगा पाता, इसका कारण स्पष्ट कर चुके हैं। जो नहीं भिगोता है, जो नहीं भिगोता है वह नीचे उतर जाता है, इसको याद रखिएगा, नीचे उतर जाता है। अच्छा, एक चीज बताइएगा, इसमें ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने में कोई मोटर भी काम कर रहा है क्या? मोटर नहीं ना काम कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ना, सबसे पहले कि बिना कोई, इसको कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कि बिना कोई मोटर लगाए अगर द्रव ऊपर चढ़ता है तो किसका कारण होगा, केशिक्त्व का कारण होगा। कह सकते हैं ना कि बिना कोई मोटर लगाए, बिना कोई मोटर लगाए अगर द्रव ऊपर या नीचे चढ़ता हो, अगर द्रव द्रव ऊपर या नीचे चढ़ता हो, ऊपर या नीचे चढ़ता हो, तो ये किसका कारण होगा, नीचे चढ़ता हो तो ये केशिक्त्व का कारण होगा। एक चीज और कह सकते हैं कि केश नली में द्रव चढ़ना या ऊपर, मतलब चढ़ना या नीचे उतरना, ये किसके कारण से होता है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण से होता है। हम वहां पे आपको पढ़े थे, अभी तुरंत आपको बताए कि जो द्रव को भिगा रहा था, द्रव मतलब कि जो द्रव कांच को भिगा रहा था, तो पानी कांच को भिगा रहा था, तो याद रखिएगा वो किसके गुण के कारण था, पृष्ठ तनाव के कारण था। याद रखिएगा, तो केश नली में द्रव ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना किसके कारण से होता है, तो याद रखिएगा कि नीचे चढ़ना, ऊपर उतरना जो होता है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। केश नली में द्रव ऊपर चढ़ता है और नीचे चढ़ता है। अगर सोचे कि पृष्ठ तनाव का गुण नहीं होता तो क्या पारा नीचे उतर पाता, नहीं हो, क्योंकि पारा जो है कांच को क्या है, नहीं भिगोता है। और आपको लिख के बता दिए हैं कि जो द्रव कांच को भिगोता है वह ऊपर चढ़ेगा, और जो नहीं भिगोगा क्या हो जाएगा, वो नीचे उतर जाएगा। और ऊपर चढ़ने और नीचे चढ़ने की जो प्रक्रिया है किसके कारण होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगता है कि आप आराम से इसको समझ गए होंगे कि पृष्ठ तनाव किसको कहते हैं या केशिक्त्व किसको कहते हैं। ऐसे कभी कभी इसमें ये भी देता है कि स्पर्श कोण का मान अगर 90 डिग्री से अधिक हो, स्पर्श कोण का, अगर स्पर्श कोण का मान 90, स्पर्श कोण 90 डिग्री से अधिक मतलब क्या हो गया, अधिक कोण, और 90 डिग्री से कम मतलब क्या हो गया, न्यून कोण, कह सकते हैं ना। तो जो स्पर्श कोण, आपको स्पर्श कोण समझने का आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप इतना जान लीजिए कि स्पर्श कोण क्या होता है। तो जहां पानी ऊपर चढ़ेगा उससे 90, वहां पे स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम, मतलब स्पर्श कोण जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, न्यून कोण। तो यहाँ स्पर्श कोण जो हो जाएगा, ऊपर चढ़ रहा है ना पानी, तो स्पर्श कोण क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। न्यून कोण का मतलब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम। यहाँ स्पर्श कोण का मान क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कि यहाँ जो स्पर्श कोण का मान हो जाएगा, यहाँ जो स्पर्श कोण का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री से अधिक। और 90 डिग्री से अधिक का मतलब क्या हो जाएगा, अधिक कोण। 90 डिग्री से अधिक का मतलब क्या होता है, अधिक कोण। बाकी आप लोग थोड़ा बहुत अगर पढ़े होंगे मैथ तो जानते होंगे 90 डिग्री से कम वाले को न्यून कोण कहते हैं, और 90 डिग्री से अधिक वाले को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। याद रखिएगा, 90 डिग्री से कम वाले को न्यून कोण, 90 डिग्री से अधिक वाले को क्या कहते हैं। और जितना भी कारण हो रहा है किसके कारण हो रहा है, पृष्ठ तनाव के कारण हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना।
पारा नीचे उतरेगा मतलब 90 डिग्री से अधिक होगा तो द्रव क्या हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जिसका भी स्पर्श कोण 90 डिग्री से अधिक होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे उतरेगा। और जिसका भी स्पर्श कोण या मतलब 90 डिग्री से कम हो जाएगा, जिसका भी स्पर्श कोण 90 डिग्री से कम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ऊपर चढ़ेगा। ये भी दूसरा लाइन में भी याद रखिएगा। और पूछता है कि किसी भी केस नली में जिसका स्पर्श कोण 90 डिग्री से कम है तो वह ऊपर चढ़ेगा कि नीचे जाएगा। तो 90 डिग्री से कम है तो वो पदार्थ क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा। और 90 डिग्री से अधिक होगा तो पदार्थ क्या हो जाएगा, नीचे उतरेगा। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है। अच्छा बताइएगा कि पारा जिस बर्तन में रखा होता है उसका कितना होता है स्पर्श कोण का मान। पारा जिस बर्तन में रखा होता है स्पर्श कोण का मान कितना होता है, आप नहीं जानते होंगे, हम जानते हैं। पारा जिसमें रखा हुआ है याद रखिएगा उसका होता है 135 डिग्री। पारा जिस बर्तन में रखा हुआ है, पारा मतलब इसमें हम मान लीजिए कि पारा जिस बर्तन में रखा हुआ है उसमें स्पर्श कोण का मान कितना होता है, तो उसमें जो स्पर्श कोण का मान होता है 135 डिग्री होता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 90 डिग्री से अगर अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, नीचे उतरेगा। तो पारा जिस बर्तन में रखा हुआ उसमें स्पर्श कोण का मान 135 डिग्री होता है, इसका मतलब पारा जो है क्या होगा, नीचे उतरेगा। और पानी का जो होता है याद रखिएगा कि पानी का जो होता है 8 डिग्री होता है। पानी का कितना होता है, 8 डिग्री। इसका मतलब है कि पानी जिस बर्तन में रखा हुआ है उसका मान, पानी जिस बर्तन में रखा हुआ है उसका मान कितना होता है, 8 डिग्री होता है। मतलब 8 डिग्री 90 डिग्री से क्या है, कम है। दूसरे अभी बताने का इसलिए जरूरत हो गया, हम पिछले बार जब पढ़ाए थे तो ये नहीं बताए थे, लेकिन अभी स्पर्श कोण से जोड़ के क्वेश्चन पूछ दिया है कि अगर स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो तो वह केस नली में द्रव ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। तो 90 डिग्री से अधिक होगा तो नीचे आएगा। और इसलिए पारा का जो होता है मतलब स्पर्श कोण 135 डिग्री होता है, इसलिए पारा क्या होता है, केस नली में नीचे आता है। 90 डिग्री से अगर कम होगा तो याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से कम होगा तो 90 डिग्री से कम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 90 डिग्री से कम को न्यून कोण बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। और 90 डिग्री से कहीं 90 डिग्री नहीं दे, लिख दे कि न्यून कोण। कि अगर केस नली में याद रखिएगा कि स्पर्श कोण का मान न्यून कोण हो, ये भी लिख सकता है कि स्पर्श कोण का मान न्यून कोण हो तो पानी जो है मतलब यह जो मतलब जो द्रव है ऊपर चढ़ेगा कि नीचे जाएगा। तो न्यून कोण है तो ऊपर जाएगा और अधिक कोण है तो नीचे आएगा। ये तो क्लियर हो जाना चाहिए। किस नली में द्रव ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना किसके कारण होता है, तो किसत्व के कारण होता है। जो द्रव कांच को भिगोता है वो ऊपर चढ़ेगा, ये भी याद रखिएगा। इस सबसे उदाहरण से क्वेश्चन पूछेगा इसलिए याद रखिएगा। बाकी आपको बता ही चुके हैं कि कैसे होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको बता दीजिएगा कि पारा नीचे उतरेगा। क्यों नीचे उतरेगा, क्योंकि उसका स्पर्श कोण का मान, सबसे पहला कारण 90 डिग्री से क्या है, अधिक है। और जिस बर्तन में रखा हुआ है उसके साथ उसका स्पर्श कोण 135 डिग्री का है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिसका मान 100 मतलब कि 90 डिग्री से अधिक होगा वो क्या होगा, नीचे उतरेगा। दूसरा कारण क्या पढ़े हम लोग, दूसरा कारण ये पढ़े हम लोग कि जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वो क्या होगा, नीचे उतरेगा। पारा कांच को नहीं भिगोता है वो क्या होगा, नीचे उतरेगा। बाकी पानी पे आते हैं। पानी जो है क्या है कि पानी ऊपर चढ़ेगा। क्यों पानी ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि उसका जो मान होता है स्पर्श कोण का न्यून कोण होता है, मतलब 90 डिग्री से कम होता है। और दूसरे वे में हम पढ़ चुके हैं कि जो द्रव कांच को भिगो देता है वो क्या हो जाएगा, तो जो द्रव कांच को भिगा देगा वो क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए होंगे ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी आप जान ही गए हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो अब समझ में आ जाएगा कि किसित्व। अब इसमें जो किसित्व के उदाहरण पे चलेंगे और उसके उदाहरण को आराम से पढ़ेंगे भी। समझ में तो आना चाहिए जी, कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं रहे हैं। इस तरह तो पढ़ ही लिए थे। एक बार घर पे जाके पढ़िएगा ना, हमको नहीं लगता है कि कुछ छूटेगा इसमें। एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या क्या होती है, बहुत कम होती है तथा एक समान होती है, केस नली कहलाती है। केस नली में द्रव ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को क्या कहते हैं, केसिक कहते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना कि किसी भी केस नली में बिना मोटर का ऊपर चढ़ना नीचे का उतरना किसके कारण होता है, केसिक के कारण होता है। इसको कैपिलरिटी भी बोलते हैं। द्रव के केस नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने का कारण क्या है, अभी तुरंत बताया कि जितना भी कारण इसका क्या है, पृष्ठ तनाव है। किस सीमा तक द्रव के केस नली में चढ़ता या उतरता है यह केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। अब याद रखिएगा, अब केस नली की त्रिज्या पर कैसे निर्भर करेगा, आप इसको और समझिए। केस नली की त्रिज्या पर इस प्रकार निर्भर करेगा, जैसे आप अपने घर में कभी अगर आप पानी वाला पाइप देखे हैं, पानी वाला पाइप, उसको अगर आप दबा देते होंगे तो वो बहुत दूर तक लेके जाता होगा, नहीं लेके जाता होगा, बहुत दूर तक, मतलब उसका जो फेंकने का पावर होगा वो पानी को बहुत देर तक मतलब ये कर देता होगा, पतला हो जाता होगा। तो केस नली की जिसकी त्रिज्या कम होगी उसमें स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मतलब उसमें क्या हो जाएगा, वही कह रहा है कि केस नली के किस पर निर्भर करेगा, त्रिज्या पर निर्भर करेगा। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक होगा। संकीर्ण नली में क्या होगा कि तेजी से खींचेगा तो द्रव का चढ़ाव अधिक होगा। और चौड़ी नली में, क्योंकि मतलब कि चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव क्या होगा, कम होगा।
सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है तो हम बता ही चुके हैं, वह केस नली में क्या हो जाता है, ऊपर चढ़ जाता है, बता चुके हैं ना। और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वो क्या हो जाता है, नीचे दब जाता है। ये तो पहला कारण बताए थे। दूसरा कारण क्या था, वही इसमें दे दिया है। जब केस नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी का सतह केस नली के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण क्या होता है, न्यून कोण। यही ना समझाए थे कि जिसका स्पर्श कोण न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से कम होगा, वो क्या हो जाएगा, ऊपर चढ़ेगा। पानी का न्यून कोण कितना होता है, 8 डिग्री होता है। मतलब पानी का जो स्पर्श कोण होता है कितना होता है, 8 डिग्री होता है। और किसके साथ, जिस बर्तन में वो रखा हुआ है उसके साथ, ध्यान रखिएगा। इसके विपरीत जब केशनली को पारे में डुबाया जाता है तो पारा केशनली में बर्तन में रखे की सतह से नीचे ही रहता है और केशनली में पारा की सतह उभरा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण का मान क्या होगा, अधिक कोण। यहाँ लिखा है 90 डिग्री, अधिक या कुछ नहीं ना, यहाँ डायरेक्ट क्या लिख दिया, अधिक कोण या न्यून कोण। तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए कि अधिक कोण किसको कहते हैं और न्यून कोण किसको कहते हैं, आप आसानी से समझ जाइएगा। हमको नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए कि कब पारा चढ़ेगा कब पानी नीचे उतरेगा, मतलब कब पारा नीचे उतरेगा और कब पानी ऊपर चढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसके कारण होगा, किसिक्त्व के क्रिया के कारण होगा। बता दीजिएगा ना। अब अगर कोई कहीं से भी पूछे कि अगर पानी के किस नली में पानी ऊपर चढ़ जाता है क्यों, तो पहला कारण क्या है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो द्रव कांच को भिगोता है वो क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा। और दूसरा कारण क्या है कि जिसका स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से क्या हो, कम हो या न्यून कोण हो, वो क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा। दूसरा हीरा वाला, जो सॉरी हीरा बोल रहे हैं, पारा वाला जो देखे कि जो क्या हो जाएगा कि जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है क्या होगा, नीचे उतरेगा, सबसे पहला कारण। और दूसरा कारण क्या है कि इसका जो स्पर्श कोण का मान होगा 90 डिग्री से अधिक या अधिक कोण होगा। और पारे और बर्तन के बीच में स्पर्श कोण का मान कितना होता है, 135 डिग्री। कल सारा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, हमको लगता है कि समझ गए होंगे। इसके कुछ उदाहरण पे देखते हैं। उदाहरण हमेशा पूछता है कि किसके कारण आप जैसे ही बिना मोटर का ऊपर या नीचे चढ़ने का क्रिया हो, कोई मोटर नहीं लगा हुआ हो, वो किसके कारण होता है, तो किसिक्त्व क्रिया के कारण होता है। जैसे ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र किस नली की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आप उतना छोड़ दीजिए ना, आप कभी देखिएगा आपके अगर माइक्रोफाइबर का कोई कपड़ा होगा, उसको हैंकी या रुमाल कहते हैं, अगर उसके एक छोर को अगर आप भिंगा दीजिएगा पानी में ना, तो उसका दूसरा छोर खुद ही भीग जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके बीच किस नली का निर्माण हो चुका है, याद रखिएगा। इसलिए किसिक्त्व क्रिया के कारण ही क्या होता है, वह भीग जाता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। लालटेन या लैंप की बत्ती में किसिक्त्व के कारण ही क्या हो जाता है, तेल ऊपर चढ़ जाता है। बिना मोटर का चढ़ रहा है, लालटेन में कोई मोटर लगा हुआ रहता था जी। लालटेन कौन कौन लोग देखे हैं, अभी राजाद वाला हम नहीं बोल रहे हैं, पढ़ने वाला लालटेन बोल रहे हैं। राजाद वाला लालटेन तो सब देख रहा है, तुम तो हंसो मत, तुम तो राजादे वाला लालटेन देखा है। पेड़ पौधे की शाखाओं में तना एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक जलावन कोशिकाओं की क्रिया के द्वारा ही पहुंचते हैं। किस कारण के क्रिया, तो किसिक्त्व की क्रिया के कारण। बिना मोटर का चढ़ रहा है, जहां आपको दिख जाए कि बिना मोटर का पानी ऊपर चढ़ रहा है या नीचे उतर रहा है, किस क्रिया के कारण, किसिक्त्व क्रिया के कारण। कृत्रिम उपग्रह के अंतर भारहीनता की अवस्था अधिक किसी किस नली के जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ तक प्रभावी शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे किस नली कितने भी लंबी क्यों ना हो। जैसे ही बिना मोटर का चढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, ये कोई सबसे अधिक उदाहरण पूछता है कि वर्षा के बाद किसान अपने खेतों को जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी किसनलियां क्या हो जाए, टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके, वह मिट्टी में नमी बनी रहे। देखिएगा, सामान्यतः जो किसान होते हैं फसल की कटाई करने के बाद अपने खेत को जोत देते हैं क्योंकि उसकी जो नमी है नीचे से लेकर ऊपर तक क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। नमी जो है, और नमी और ऊपर के सतह के बीच में केसनली का निर्माण है और वो केसनली के माध्यम से उसका नमी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन जोतने के बाद वह केसनली क्या हो जाता है, टूट जाता है और नीचे वाला सतह में नमी बरकरार रहता है। तुम अभी तक लालटेने पर है इसलिए मुस्कुरा रहा है। पेन का नीब बीच से चिरा होता है जिसमें छोटी सी बारीक किसनली बन जाती है, किसनली द्वारा स्याही नीब की नोक तक बढ़ जाती है जी। ये सब जितना भी मोटर से बिना मोटर का चढ़ने उतरने वाला उदाहरण है, याद रखिएगा। किसी तत्व के क्रिया के कारण ही कॉफी पाउडर जल में बहुत तेजी से घुल जाता है। अब बाकी जो नीचे वाला उदाहरण आपको बताया तो किसका उदाहरण था, पृष्ठतनाव। आप इसका उदाहरण एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा ना, तो आपसे क्वेश्चन गलती नहीं होने वाला है। पृष्ठतनाव का उदाहरण, किसिक्त्व का उदाहरण, और बाकी जितना आपको जरूरत था बताने का उतना आपको हम बता चुके हैं। इससे ज्यादा का आवश्यकता हमको नहीं लगता है कि आपको है। एक बार जरा पृष्ठतनाव आप लोग देखिएगा कि कहीं कुछ ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं है। ससंजक बल, असंजक बल, पृष्ठतनाव। पृष्ठतनाव के उदाहरण, पृष्ठतनाव में कुछ मिलाने पे, अगर पृष्ठतनाव में अगर हम सोडियम क्लोराइड मिलाएंगे तो उसके क्या हो जाएगा, पृष्ठतनाव उसका क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। बाकी अगर हम डिटर्जेंट मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, याद हो गया ना कि अगर पृष्ठतनाव कम, जिसका टेंशन कम, ज्यादा फैलेगा। कुछ नहीं, आप हमको याद कर लीजिएगा कि गुरुजी का टेंशन कम है इसलिए पूरा फैलल जा रहे थे। और जैसे ही सरफेस टेंशन कम हो गया वो ज्यादा फैलेगा, सरफेस टेंशन ज्यादा हो गया इसका मतलब, सरफेस टेंशन ज्यादा हो गया इसका मतलब कम फैलेगा। याद हो गया ना, ये इतना याद हो गया तो सरफेस टेंशन का काम खत्म।
बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इस उदाहरण से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसके बीमा से प्रश्न रहेंगे। बल बटा क्या था, लंबाई। बल को किस निकालना सीख गए ना जी, बल को क्या कहते हैं, न्यूटन। लंबाई को क्या कहते हैं, ऐसा यूनिट मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर। डायमेंशन mt/-2, mt पर निकालना, आपको निकालना सिखा दिए कि कैसे निकाला जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं ना। कब ऊपर चढ़ेगा, कब नीचे चढ़ेगा, कब भिगाएगा, भिगाने के लिए किसका मान होना अधिक होना जरूरी है, भिगाने के लिए संजक बल का मान होना अधिक जरूरी है। सब बता चुके हैं ना, ये सब भिगा दिए थे ना हम। हाँ देखिए, यहाँ देख चुके थे कि कांच और पानी के बीच में, मतलब कि यहाँ इसका कौन सा मान अधिक था, संजक बल। तो भिगाने के लिए किसका मान अधिक होना चाहिए, संजक बल। और नहीं भिगाने के लिए भी तो कह सकते हैं कि अगर असंजक बल मजबूत हो रहा है तो ससंजक बल कमजोर हुआ होगा, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछता है और हमको जवाब कैसे देना है। आपको जितना बताया है उतना एग्जाम के दृष्टिकोण से सफिशियंट है। बाकी आपका इच्छा करे तो आप एनसीईआरटी दृष्टि जितना मन करे उतने जाके पढ़ते रहिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि पृष्ठ तनाव से इतना ही क्वेश्चन पूछता है जितना हम आपको बताए हैं। अभी तक वर्तमान में इतना ही पूछा है, जितना क्वेश्चन पूछा है हम सबको इंक्लूड कर चुके हैं। बाकी अभी तुरंत हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। आइए ज्योग्राफी की ओर चलते हैं। आप लोग अपना स्विच ऑन कीजिए ज्योग्राफी की वाला में। कहाँ गया जी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी 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 में आज पढ़ना है हम लोग को, बहुत अच्छा चीज़ पढ़ना है, गंगा नदी तंत्र। और इतना बढ़िया से पढ़ा देंगे कि आज पूरा गंगा नदी याद करवा देंगे।